हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडी आंसर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन फिर से आ चुका है। इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो फिर से हम अपने उस मोड में वापस चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे थे पिछले महीनों। कुछ चीज़ें डिस्कस किए हैं, 2-3 वीडियोज़ उसके ऑलरेडी बन चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्पेक्युलेटिव पोएट्री और प्रिजन लिटरेचर की। देखिए, ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं ये विकिपीडिया पर इनलिस्टेड हैं। बाकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नई हैं। एमए और बीए में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ आजकल जो एग्ज़ाम का टीजीटी पीजीटी का अलग अलग जगहों पर, वो सीधे विकिपीडिया से उठा करके क्वेश्चन दे देते हैं सब। मैं मानता हूँ विकिपीडिया एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ही अगर वहाँ से चीज़ें उठानी शुरू कर दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें जागरूक होना होगा कि यहाँ से कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो क्या हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि उस पर सारी इन्फॉर्मेशन गलत ही रहती है, कुछ चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। स्पेक्युलेटिव पोएट्री। अब देखिए, ये जो टर्म है स्पेक्युलेटिव, इसको अगर स्पेक्युलेटिव की बात करें, एग्जैक्टली आप समझते हैं किसी चीज़ पर जब स्पेक्युलेशन होता है, इसका मतलब बाकायदे दिमाग लगाया जाता है, ढंग से सोचा जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो स्पेक्युलेशन होता है। लेकिन स्पेक्युलेटिव की एक मीनिंग और होती है, जो चीज़ थियरी में हो प्रैक्टिकल में ना हो, दैट इज़ ऑल्सो स्पेक्युलेटिव। तो जो दूसरी वाली मीनिंग है, उस हिसाब से यहाँ पर स्पेक्युलेटिव पोएट्री का मतलब निकलेगा। अदरवाइज़ गलती कर जाएंगे आप अगर स्पेक्युलेटिव की एक मीनिंग जान रहे हैं और उसी के हिसाब से समझेंगे कि स्पेक्युलेटिव कुछ फिलोसॉफिकल टाइप चीज़ अगर हो, तो ऐसा नहीं है। क्या है स्पेक्युलेटिव पोएट्री? सी, and this information is also taken from Wikipedia as well. Speculative poetry is a genre of poetry that focuses on fantastic, science fictional and mythological themes. क्या कह रहा है? वो पोएट्री जो फैंटास्टिक का मतलब समथिंग रिलेटेड विद फैंटेसी। फैंटेसी समझते हैं, जो हम अपने इमेजिनेशन में तमाम चीज़ें, इमेजिनेशन कह लें कि इमेजिनेशन से भी गई गुजरी चीज़ होती है फैंटेसी, है ना। बहुत ऊल जलूल जो हम सोच जाते हैं दिमाग के भीतर, दैट इज़ फैंटेसी। तो उस तरह की चीज़ें फैंटास्टिक, साइंस फिक्शनल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, तो ये 3 चीज़ें हैं। इस तरह की पोएट्री, इसमें क्या होता है, मतलब फैंटेसी की बात होती है, या साइंस फिक्शनल थीम होती है, या माइथोलॉजिकल यानी मिथ से, यानी जो कथाएं हैं तमाम अलग अलग कल्चर की, वहाँ से ली गई थीम्स होती हैं इसमें स्पेक्युलेटिव पोएट्री में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस फिक्शन पोएट्री। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से साइंस फिक्शन पोएट्री क्या है, ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा स्पेक्युलेटिव पोएट्री। तो इसे साइंस फिक्शन पोएट्री भी कहा जाता है। साइंस फिक्शन तो आप जानते होंगे, वो नॉवेल जिसमें साइंस को आधार बना करके कहानियाँ लिखी जाती हैं, जैसे द टाइम मशीन की बात कर लें, इनविजिबल मैन की बात कर लें जो एच.जी. वेल्स का लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइंस फिक्शन से रिलेटेड जो पोएम है, दैट इज़ considered to be speculative poetry. It is distinguished from other poetic genres by being categorized by its subject matter rather than by the poetry's form. कह रहा है कि दूसरे पोएटिक फॉर्म से कैसे अलग है, पोएटिक जॉनरा से कैसे अलग है ये, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या बोल रहा है, बाय बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर रादर देन बाय द पोएट्रीज फॉर्म। पोएट्री का फॉर्म अलग नहीं है इसमें, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग होता है, और वो क्या होता है, साइंस फिक्शन वाला होता है। यहाँ एक फेमस डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी देख लें। सुज़ेट हैडन एल्गिन ने क्या डिफाइन किया इस जॉनर के बारे में, अबाउट अ रियलिटी दैट इज़ इन सम वे डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रियलिटी। तो ये जो जॉनर है, जो स्पेक्युलेटिव पोएट्री है, ये उस रियलिटी के बारे में है जो एग्जिस्टिंग रियलिटी से कुछ थोड़ा
अलग है, मतलब अपनी एक अलग रियलिटी क्रिएट की जाती है स्पेकुलेटिव पोएट्री के थ्रू। एक अलग दुनिया, एक फैंटेसी की दुनिया, एक साइंस फिक्शन की दुनिया, दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेकुलेटिव पोएट्री। तो मॉडर्न लिटरेचर में कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो नेम मुझे उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगे, या मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मुझे काम की लगी वहाँ से वो मैंने निकाली, और वो है गॉब्लिन मार्केट। ये एक पोएम है, ठीक है। गॉब्लिन मार्केट 1859 में कंपोज हुई थी पोएम, पब्लिश हुई थी 1862 में। इज़ अ नरेटिव पोएम, मतलब एक पोएम है जिसमें कहानी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्वियस है, जब साइंस फिक्शन पोएट्री है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं नरेटिव पोएम ही है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी नरेटिव पोएम है या नहीं है, जैसे एपिक है, बैलेड है, उसके अलावा कोई एलर्जी हो जाए, है ना। कई सारे फॉर्म देते हैं, जैसे बैलेड की बात करें, एपिक की बात करें, एलेगरी की बात करें, तो सब की सब नरेटिव पोएम है ना। तो उसी तरह से ये जो स्पेकुलेटिव पोएट्री है, अगर ये साइंस फिक्शन पोएट्री, इसमें भी कोई कहानी हो सकती है, तो इट कैन बी नरेटिव पोएम। तो उसी तरह से गॉब्लिन मार्केट काफ़ी फेमस पोएम है, दैट इज़ वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल। गॉब्लिन मार्केट किसके लिखी हुई पोएम है? क्रिस्टिना रॉसेटी। नाम तो सुना लग रहा होगा आपको। क्रिस्टिना रॉसेटी जो है वो डेनियल गैब्रियल रॉसेटी यानी डीजी रॉसेटी की बहन है। ये डीजी रॉसेटी वही जो प्री रेफलाइट पोएट्री में नाम जिनका आता है, जो पेंटर भी थे और पोएट भी थे, है ना। इवन ये जो गॉब्लिन मार्केट का जो एक वॉल्यूम अदर पोएम्स के साथ वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था क्रिस्टिना रॉसेटी का, उसके ऊपर का जो कवर पेज है वो उन्हीं का ड्रॉ किया हुआ है, डीजी रॉसेटी का ही, ठीक है। तो गॉब्लिन मार्केट एक जो पोएम है, नरेटिव पोएम 1859 की लिखी हुई, मतलब 19th सेंचुरी की लिखी हुई पोएम, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है स्पेकुलेटिव पोएट्री का। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉरा एंड लीजी हु आर टेम्प्टेड विद फ्रूट बाय गॉब्लिन मर्चेंट्स। इसमें कहानी दो बहनों की है, लॉरा और लीजी की, जो कि जिनको ललचाया जाता है गॉब्लिन मर्चेंट्स से। अब ये कहानी एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है, कैसे दोनों में से एक बहन जो है वो टेम्प्ट हो जाती है, फिर खाने के बाद जैसे कोई बहुत बड़ा नशा कर लिया हो और उसी के चक्कर में परेशान रह रही हो, फिर वो चीज़ उसको मिल नहीं रही, दूसरी बहन जा कर के लाने की कोशिश करती है, और कैसे फिर अल्टीमेटली रिवाइव होती है वो। ये तमाम बातें आप बाकायदे अगर इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गूगल and find out the story. Okay, so it was about speculative poetry. Now move ahead with another form of literature, that is prison literature. अब देखिए जैसे ये है, तो ये फॉर्म मैंने तो मतलब जो मैंने एमए तक की पढ़ाई की उसमें मैंने ये फॉर्म नहीं पढ़ा, लेकिन विकिपीडिया पर ये फॉर्म अवेलेबल है। तो अब जब इसके डिटेल में आप जाएंगे तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और मैं बताऊं आपको, इसी बहाने आप स्पेन, अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत, इन सब देशों की यात्रा करने वाले हैं आप अगले कुछ मिनटों में ही। देखिए कैसे। फ्रांस, प्रिजन लिटरेचर, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया ना, प्रिजन यानी जेल, कैद खाना, वहाँ पर लिखा गया लिटरेचर या वहाँ पर रहकर लिए गए अनुभव के बाद लिखा हुआ लिटरेचर, यानी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन प्रिजन से रहेगा ज़रूर। क्या है डेफिनेशन? प्रिजन लिटरेचर इज़ अ लिटरेरी जॉनर characterized by literature that is written while the author is confined in a location against his will। यानी इसका जो ऑथर होगा वो जब कभी अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कहीं कन्फाइन कर दिया जाए, कहीं उसको रोक दिया जाए, कहीं उसको घेर कर रख दिया जाए, वो प्रिजन हो सकता है, जेल हो सकता है, या उसे हाउस अरेस्ट में भी रखा जाए। पॉलिटिकली ऐसा भी किया जाता है, लोगों को हाउस अरेस्ट में भी रखा जाता है। तो अब इस दौरान जो अनुभव होता है उनका, उस अनुभव के दौरान यानी उस प्रिजन या हाउस अरेस्ट में रहते हुए लिखना, या उसके अनुभव से चीज़ें जो निकल कर के आएँ। द लिटरेचर कैन बी अबाउट प्रिजन, कह रहा है कि ये प्रिजन के बारे में हो सकता है, इन्फॉर्म्ड बाई इट, हो सकता है वहाँ से ली गई जानकारी, और सिंपली
कोइंसिडेंटली रिटन वाइल इन प्रिजन, या तो हो सकता है प्रिजन में रहने के दौरान ही वो लिखा गया हो. इट कुड बी अ मेमोआ, नॉन फिक्शन और फिक्शन. देखिए इसको मेमोआर नहीं पढ़ते, मेमोआ पढ़ते हैं, संस्मरण बोलते हैं हिंदी में, MEMOIR, मेमोआ. कह रहा है कि ये मेमोआ भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है. ये तो समझ रहे होंगे. मेमोआ तो समझ रहे हैं, संस्मरण, जो उनकी अपनी, जो उनका अपना अनुभव है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर लिखते हैं तो वो मेमोआ हो जाता है. अगर वो पूरी लाइफ लिख देंगे तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी. नॉन फिक्शन. इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही है वैकेंसीज की कि नोटिफिकेशन ही आ रहा है ज़बान पर. नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन का मतलब जो फिक्शन की इतर हो. जैसे फिक्शन में क्या होता है, फिक्शन में जनरली हम नॉवेल की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा भी आ जाता है उसमें, शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करते हैं, नॉवेला की बात करते हैं. नॉन फिक्शन में एसेज आ जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, आर्टिकल आ जाएगा. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन फिक्शन में हो जाती हैं. तो इनमें से कुछ भी हो सकता है वो प्रिजन लिटरेचर. अब जब चूँकि लिटरेचर ही एक हो गया तो ऑब्वियस है कि हो जाएगा. आप देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए इसकी कितनी खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या, इन लोगों ने ये रचनाएं ऐसे लिखी थी क्या. एक दो शायद पहले से आपको मालूम हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा है जो शायद आपको मालूम न हो कि ये फेमस वर्क किस दौरान लिखे गए थे. और मैं बताऊं आपको, इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्वेश्चन नेट में आते ही आते हैं. कुछ ऐसे वर्क्स हैं इसमें, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट. जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, चाइना की बात करते हैं. चाइना का वो मार्को पोलो जब गया था, है ना, हिज ट्रेवल्स टू चाइना. हालांकि ये था इटली. उसका नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो. पूरा चाइना की जो उसने यात्रा की, उस समय का जो उसका अनुभव रहा, उसने उसे डिक्टेट किया था, लिखवाया था, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो. किसको डिक्टेट किया था, टू अ फेलो इनमेट वाइल्स्ट ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन जिनोवा फ्रॉम 1298 टू 1299. यानी साल भर के लिए जब वो इम्प्रिजेंट था जिनोवा में, तो कोई एक फेलो इनमेट था, यानी जो साथ में रहता था वहाँ पर जेल में, उसको उसने ये नरेट किया था. तो ये वर्क निकल करके आ गया, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो. कब की बात है, 1298, यानी 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो ये तो पहला एग्जाम्पल रहा. दूसरा देखिए, अगेन फ्रॉम हिज बिलवेड होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस. फ्लोरेंस इटली में ही है, शहर है. तो दांते उस समय फ्लोरेंस में नहीं थे, दूर थे वहाँ से, और उनको एंटर करना अलाउड नहीं था. तब उस समय उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी दांते ने. मार्टिन लूथर, नाम सुना होगा मार्टिन लूथर का. अच्छा देखिए, मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोनों अलग अलग हैं. मार्टिन लूथर जर्मनी से था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो अमेरिका से थे, जो रेसिज्म के खिलाफ लड़े थे, जिनकी वो फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे. तो मार्टिन लूथर की बात करें हम, रिफॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं लिटरेचर में, रेनेसांस के साथ साथ रिफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो रिफॉर्मेशन का एक बड़ा हीरो माना जाता है मार्टिन लूथर, ठीक है. मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम क्वीन ग्रीक इनटू जर्मन वाइल्स्ट हाइडिंग विद एन एज्यूम्ड आइडेंटिटी. वैसे ही जैसे एज्यूम्ड आइडेंटिटी, जैसे अर्जुन कुछ समय के लिए वो जो है एक अलग रूप में जब रहना था अर्जुन को, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, जिस समय वो एक नपुंसक होने की ज़िंदगी जी रहे थे, और जो है नृत्य सिखाया करते थे उन दिनों. ग्रीक से जर्मन में ट्रांसलेट किया, कब, जब वो एक अपनी पहचान छुपा करके रह रहा था. कहाँ पर, फ्रॉम द पोप एट वॉटवर्क कैसल. एक कैसल का नाम है जहाँ वो छुप करके रह रहा था, आइडेंटिटी छुपा करके साल भर के लिए, मार्टिन लूथर. उस समय उसने ट्रांसलेट किया था इसको. तो इस तरह से वो न्यू टेस्टामेंट का जो ट्रांसलेशन है वो भी
जर्मन ट्रांसलेशन जो है वो प्रिजन लिटरेचर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग सर्वांतिस, मार्गल जी सर्वांतिस, यानी अब हम चले गए स्पेन में। इसी बहाने याद रखिए कौन राइटर कहाँ का है। ठीक है, सर्वांतिस जिन्होंने ये फेमस वर्क लिखा है जो एक तरह से पिकारस के नॉवेल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब इसका एग्जैक्ट स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। क्विक्सोथे, क्विक्सोथे, डॉन क्विक्सोथे, या सिंपली आप क्विक्सोथ समझ लें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के बतौर। सर्वांतिस का जो ये वर्क है, फेमस वर्क डॉन क्विक्सोथ, उसके लिए जो इंस्पिरेशन इनको मिली, कब मिली थी, वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय बारबरी पायरेट्स। लुटेरे जो है पकड़ कर ले गए थे इनको एज अ गैली स्लेव, एक तरह से गुलाम बना करके ले गए थे अल्जीयर्स 1575 1580 के बीच में। वहाँ ये 5 सालों का जो अनुभव रहा सर्वांतिस का, तब उन्होंने ये लिख दिया और आज देखिए फेमस हो गए। आज भी याद किए जा रहे हैं, 16th सेंचुरी का लिखा हुआ वर्क, और आज भी हम सर्वांतिस को याद कर रहे हैं। और देखिए ये जो डॉन क्विक्सोथ है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं नेट में। उसके अलावा अगला जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में लिखा गया, जॉन बनियान का लिखा हुआ है। ये एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा सिंबॉलिक है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का ये जो वर्क है काफ़ी सिंबॉलिक है, बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं इसमें। कैरेक्टर्स जो है, नेपोलियन नाम तो सुना ही होगा, फ्रांस का डिक्टेटर या रूलर कह लें। नेपोलियन बोनापार्ट, उसने अपना मेमोआ, जब वो सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना आइलैंड पर जब इम्प्रिजन था, तो उसने अपना ये मेमोआ डिक्टेट किया था। इट वुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ 19th सेंचुरी। वो भी एक प्रिजन लिटरेचर यू कैन से, बोनापार्ट का। उसके अलावा आते हैं रशिया, दोस्तोवस्की, नाम सुना होगा। फ्योदोर दोस्तोवस्की spent 4 years of hard labor in a Siberian prison camp for his membership in a liberal intellectual group. liberal intellectual group के मेंबर बन गए, इसी कारण उनको जो है 4 साल के लिए हार्ड लेबर के साथ साइबेरियन प्रिजन में भेज दिया गया था। फ्रॉम विच ही प्रोड्यूस द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, और वहाँ से उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल निकल करके आया उस एक्सपीरियंस से, द हाउस ऑफ द डेड। दोस्तों उसकी बहुत बड़ा नाम है रशियन लिटरेचर में। रशियन नॉवेलिस्ट की बात जब हम करते हैं तो दोस्तोवस्की को हम याद करते हैं। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स टू इन्फॉर्म रशियंस अबाउट लाइफ इनसाइड एन एग्जाइल लेबर कैंप। और इस किताब से ये पता चलता है कि एग्जाइल लेबर कैंप में क्या स्थिति होती है लोगों की। और ये कह लीजिए कि दुनिया को एक बेहतर शॉर्ट स्टोरी राइटर या बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कह लें, वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स देने में जो योगदान है प्रिजन का, ओ हेनरी, जिनका ओरिजिनल नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। क्वेश्चन इससे भी आता है, सिंपली पूछ देता है कि किसका सुडोनिम है, या ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर का सुडोनिम क्या है। सुडोनिम समझते हैं, नकली नाम। wrote 14 stories while in prison for embezzlement between 1898 and 1901। 1898 से 1901 के बीच में जब ये प्रिजन में थे विलियम सिडनी पोर्टर, उस समय उन्होंने अपना एक नकली नाम रखा, छद्म नाम रखा, ओ हेनरी। और फिर शॉर्ट स्टोरी कितनी लिखी है वहाँ पर, 14 शॉर्ट स्टोरी लिखी। एक तरह से कह लें कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में उनका जन्म हुआ वहाँ पर, ओ हेनरी का, विलियम सिडनी पोर्टर का। ठीक है, कुछ इंडियंस की भी बात करेंगे, चिंता ना करें, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। उन्होंने गीता रहस्य लिखा, जो कि कर्मयोग की एनालिसिस है, जब वो मांडले की जेल में थे वहाँ से लिखा। हिटलर, वन मोर डिक्टेटर, नाउ फ्रॉम जर्मनी। एडोल्फ हिटलर का जो ऑटोबायोग्राफिकल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो किताब है उसकी, माइन काम्फ, मेरा संघर्ष हिंदी वर्जन है उसका, माइन काम्फ। ये जब उसको प्रेजेंट किया गया था 1923 में, तब उसने लिखी थी
एडोल्फ हिटलर ने। ऑटोबायोग्राफिकल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बुक, नाम क्या है? माइन काम्फ। बहुत फेमस बुक है, तो जीएस में भी क्वेश्चन आता है। और एक हेजिमनी, एक जो टर्म है जो लिटरेचर के क्रिटिसिज्म में जो क्वेश्चन आते हैं नेट वगैरह में, या इवन पीजीटी में भी आ जाता है, हेजिमनी टर्म किसका कॉइन किया हुआ है, तो नाम आता है एंटोनियो ग्राम्स्की का। ठीक है, तो कह रहा है कि इटालियन मार्क्सिस्ट theorist Antonio Gramsci wrote much of his work while imprisoned by the fascist government. fascist समझते हैं? फांसीवादी गवर्नमेंट, है ना, जिसका होने का हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी आरोप लगता है, जो कभी हिटलर की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस पर लगता था। तो फैसिस्ट गवर्नमेंट ने जब इनको इम्प्रिजन कर दिया था एंटोनियो ग्राम्स्की को, बाय द फैसिस्ट गवर्नमेंट ऑफ मुसोलिनी ड्यूरिंग द 1930s। मुसोलिनी का शासन था उस समय इटली में, और उस समय उस फैसिस्ट गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया था। दिस वॉज लेटर पब्लिश्ड एज, और तो ज़्यादातर वर्क उस समय जो है ग्राम्स्की ने वहीं से लिखा और उसको पब्लिश किया गया, प्रिजन नोटबुक्स, और कंटेंट हिज इन्फ्लुएंशियल थियोरी ऑफ कल्चरल हेजिमनी। देखिए इसी में लिखा है ना कि उसी में वो थियोरी है, कल्चरल हेजिमनी वाली थियोरी ग्राम्स्की की। नेहरू की बात कर लें, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रोड द लेटर्स दैट वर लेटर पब्लिश्ड एज ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। खैर उसमें तो उन्होंने पिता का पुत्र के नाम पत्र, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर भी लिखा था उसी समय, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी चीज़ें पब्लिश हो गई, जो लेटेस्ट में तमाम बातें उन्होंने लिखी थी। तो वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से पब्लिश हो गई। जब वो प्रिजन में थे उस समय उन्होंने ये सारे लेटर्स लिखे थे 1930 से 1933 के बीच में। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिजन लिटरेचर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग देशों के अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी जो फेमस रचनाएँ हैं वो निकल कर के आई एज in the form of prison literature. So I think now you are well acquainted with this particular genre. Okay, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।